नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। न्यूज 24 पर राष्ट्रपति चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज जारी है। संसद भवन के कमरा नंबर 62 में वोटों की गिनती चल रही है और सबसे पहले सांसदों के वोटों की गिनती हो रही है। और आपको बता दें कि दोपहर 1 बजे पहला रुझान आएगा, शाम 5 बजे तक सारे नतीजे आ जाएंगे और हमें पता लग जाएगा कि देश का 14वां राष्ट्रपति कौन होने वाला है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित कुमार संसद भवन के बाहर मौजूद हैं, लगातार नजर बनाए हुए हैं, जबकि स्टूडियो में हमारे कंसल्टिंग एडिटर सतीश के सिंह, समाज शास्त्री अभय कुमार दुबे, के शर्मा प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, प्रेमचंद्र मिश्र को भी देख सकता हूं मैं, हमारे पटना स्टूडियो में मौजूद हैं। और अमित, सबसे पहले आपसे ही मैं जानना चाहूंगा, पहला रुझान आने के कयास लगाए जा रहे हैं 1 बजे, इतना वक्त कैसे लग गया? लगभग 750 वोटों की गिनती होनी है अगर हम दोनों सदनों की स्ट्रेंथ मिला लें तो 1 बजे तक रुझान, 11 से 1। इससे पहले तो हमारे अमूमन, मैं अपने दर्शकों की रुचि के लिए ये सवाल पूछ रहा हूं, अमूमन अगर हम विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के भी रुझान देखते हैं, रुझान तो 40-45 मिनट में आने लगते हैं पोस्टल वोट के गिनने के बाद। लेकिन देखिए, सबसे पहली बात कि ईवीएम के जरिए नहीं बल्कि बैलेट पेपर के जरिए हो रहा है। और दूसरी बात की जो तमाम विधानसभा में मतदान हुआ है, करीब 55 सांसद ऐसे थे जिन्होंने अलग अलग राज्यों में अपने अपने राज्यों में अपने अपने विधानसभा में वहां पर जाकर वोट किया है। और इसके अलावा 5 विधायक जो हैं, जिसमें इंक्लूडिंग अमित शाह है जिन्होंने संसद में वोट किया है। इसके अलावा 4 विधायक ऐसे थे जो अपने राज्यों से अलग हटकर किसी दूसरे राज्य के विधानसभा में जाकर वोट किया है। तो पहले जो प्रक्रिया शुरू होती, 11 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन शुरुआती प्रक्रिया जो होती है कि तमाम वोटों को पहले छांटा जाता है। जो अलग अलग सांसद जो वोट बाहर किए हैं उन्हें एक जगह लाके शामिल किया जाता है। इसके अलावा जो जिस राज्य के हैं और उन्होंने अपने बाहर, जैसे गुजरात से विधायक हैं अमित शाह, लेकिन उन्होंने दिल्ली में वोट किया है, तो जब दिल्ली के जो मतपेटी है वहां से उनका मतपत्र निकालकर फिर उसको गुजरात के मतपेटी में शामिल किया जाएगा। तो इस तरह से एक प्रक्रिया होती है, इसमें करीब 40-45 मिनट से ज्यादा के करीब या 1 घंटे के करीब लगता है, जिसमें वो सारे जो बैलेट पेपर उसको छांटा जाता है और इसके बाद मतगणना की प्रक्रिया शुरू होती है। तो शुरू के 1 घंटा इसी में जाया होता है। और अब जो जानकारी मिल रही है कि मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है, करीब 1 बजे के आसपास पहला रुझान मिलने की संभावना है। और जो करीब 776 वोट हैं जो कि सांसदों का वोट है, उसकी गिनती शुरू हो गई है। और सबसे बड़ी बात की 8 चक्र होना है इसमें, जो कुल मिलाकर होना है 8 चक्र होना है। हर चक्र में करीब 4 राज्यों का, और वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा, अल्फाबेटिकली होगा, जैसे असम और इससे असम, अरुणाचल, आंध्र प्रदेश, इस तरह से शुरू होगा। तो 5 बजे तक सब कुछ होगा। लेकिन जो नंबर्स हैं, करीब 65% ज्यादा वोट एनडीए के पक्ष में है। नतीजा लगभग सबको पता है, लेकिन जो आप कह सकते हैं कि जब वोटों की गिनती चलती है, जब 50% +1 वोट जब हो जाता है, तब उस समय एक तरह से जीत हो जाती है जिस उम्मीदवार को मिलता है। लेकिन प्रक्रिया जो है पूरी कंप्लीट और उस प्रक्रिया पर आप लगातार नजर बनाते रहेंगे, बनाए रखेंगे और हमें अपडेट्स भी देते रहेंगे। और दर्शकों को बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के रामनाथ कोविंद और यूपीए की मीरा कुमार के बीच मुकाबला है। और इस वक्त रामनाथ कोविंद के घर समर्थकों की भीड़ लगी हुई है, दूर दूर से लोग उनसे मिलने आ रहे हैं। और इसका जायजा लिया मेरे सहयोगी कुंदन सिंह ने। चुनाव में आज नतीजों का दिन है और संसद भवन में गिनती शुरू हो गई है। और हम आपको बता दें कि 8 चक्र टोटल गिनती होनी है, जिसमें 4-4 स्टेट करके बांटा गया। और नतीजे आने के लिए आपको देर शाम 5:30 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अभी से देखिए कि जो एनडीए के उम्मीदवार है रामनाथ कोविंद, उनका जो दिल्ली का आवास, अस्थायी आवास है, जो डॉक्टर महेश शर्मा केंद्रीय मंत्री के आवास पे उन्हें अस्थायी आवास के तौर पे दिया गया, लोगों के मिलने का तांता शुरू हो गया है। हालांकि नतीजे अंतिम तौर पे शाम को पता चलेंगे, लेकिन जिस तरीके से उम्मीद की जा रही है कि 70% के करीब वोट एनडीए के पक्ष में गया है। और एनडीए की तरफ से लगातार दावा है कि अच्छी खासी मार्जिन से उनका जो उम्मीदवार है रामनाथ कोविंद, वो देश के अगले राष्ट्रपति के तौर पे होंगे। लेकिन सुबह से लोगों के मिलने का सिलसिला, लोग फूल लेके आ रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं नागपुर से आया हूँ, महाराष्ट्र से। क्या आप अनुसूचित जाति मोर्चे का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। और आप अपने उनको माननीय दिलीप जी हाथीबेड़ है, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सम्मानीय सदस्य है। तमाम कुछ महिलाएं भी आए। आप लोग कहाँ से आई हैं? अहमदाबाद से आए हैं। आप क्या मतलब इनको विश करने के लिए आए हैं? हाँ, विश करने के लिए आए हैं। आप इनसे क्या पहले से वक्त लिए थे? आपके जानकार हैं?
नहीं, हमारे जो सांसद हैं डॉक्टर किरीट भाई सोलंकी, उन्होंने वक्त लिया हुआ था और हम हमारे गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष रमन लाल वोरा जी, उनके साथ आए हुए हैं हम। तो आप लोग बीजेपी के कार्यकर्ता या सिंपैथाइजर हैं? नहीं, कार्यकर्ता है हम बीजेपी के कार्यकर्ता है। बिल्कुल, देखिए सुबह से ही लोग और खासकर अहमदाबाद से जिस समाज से वो आते हैं उस समाज की अच्छी खासी उपस्थिति उस गुजरात में है। और देखिए कि तमाम जो सिंपैथाइजर हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्हें अपने अलग अलग तरीके से सांसदों के माध्यम से वक्त लिया गया है और लोग मिलने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और ये माना जा रहा है कि देश के अगले राष्ट्रपति के तौर पे राष्ट्रपति भवन में ये जो डॉक्टर रामनाथ कोविंद है वो होंगे। हालांकि आधिकारिक तौर पे नतीजों के लिए आप शाम तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। अपने कैमरे से मोहम्मद रफीक के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो संसद भवन के 62 नंबर कमरे में अभी वोटों की गिनती जारी है, सांसदों के वोट गिने जा रहे हैं। 1 बजे यानी कि लगभग अब से 55-56 मिनट बाद आपको पहला रुझान आने लगेगा। अब राष्ट्रपति का चुनाव है, लेकिन हमें यह भी मालूम है कि राष्ट्रपति सिंबॉलिक हेड है। असल पावर तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में, संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री के पास होती है, कैबिनेट के पास होती है। सतीश, ऐसे में इस चुनाव के राजनीतिक मायने क्या हैं? मैंने पहले कहा जब कि ये मोर्चाबंदी है 2019 के लिए। भारतीय जनता पार्टी अमूमन ये मानती है कि जो मुस्लिम आउटरीच है वो उनके वश में नहीं है, अभी नहीं है, बाद में हो सकता है, कम वोट मिलते हैं। तो एक दलित वोट बैंक है जिसके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी की बहुत यूपीए ने भी एक दलित उम्मीदवार खड़ा किया। मैं वही बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी की यही कोशिश है कि किसी भी तरह से, चाहे भीम ऐप के माध्यम से, चाहे किसी अन्य योजनाओं के माध्यम से, ये जो हिंदू दलित वोट है उसको अपने कब्जे में किया जाए। तो वो जो मुस्लिम माइनस होता है वोट में, तो वो यहाँ आ जाए। उत्तर प्रदेश का भी इसमें क्या कहते हैं एक कार्ड खेला ही गया है। तो एक तो ये बात है, नॉर्थ साउथ डिवाइड कर दी है। अगर हम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव को दोनों को जोड़कर देखें तो डिवाइड, हम डिवाइड नहीं कर रहे, हम इसको प्लस कहेंगे। ठीक है। मैं दूसरी बात और कह रहा हूं कि जैसा मैंने कहा कि ये मोर्चाबंदी है, तो भाई यूपीए ने भी एक महिला बाबू जगजीवन राम के बेटी को, अम्बेडकर के, बाबा साहब अम्बेडकर के एक तरह से कंपटीशन में थे जगजीवन राम जी, 52 में मंत्री थे, तो वो उतारा गया। महिला भी है, बिहार से भी है, तो इधर यूपी प्लस दलित कार्ड है, उधर बिहार प्लस महिला प्लस दलित कार्ड है। मिश्रा बाबू, और ये प्रॉक्सी वार है, ये प्रॉक्सी वार है जी, प्रॉक्सी वार है। सामने 2 कैंडिडेट हैं, लेकिन ये एनडीए और यूपीए का या बीजेपी वर्सेस ये जो यूपीए का है, एक प्रॉक्सी वार है या मोर्चाबंदी आगे की मोर्चाबंदी हो रही है। लेकिन प्रेमचंद्र मिश्रा, ये बताइए, आप एक्ट करने के बजाय रिएक्ट करते दिखे। अगर 2 दलितों के बीच में ही राष्ट्रपति चुनाव की लड़ाई करानी थी तो आपको कौन रोक रहा था मीरा कुमार का नाम पहले अनाउंस करने में? आपने रिएक्ट किया क्या? मानेंगे ईमानदारी से? नहीं, ये गलत व्याख्या आप कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को यह अपेक्षा थी कि सत्ता पक्ष के तरफ से राष्ट्रपति के उम्मीदवार को लेकर विपक्षी दलों से भी चर्चा की जाएगी और आम सहमति बनाने के प्रयास किए जाएंगे। अच्छा, लेकिन ऐसा दुर्भाग्यवश नहीं हो पाया। उन्होंने अपना फैसला सुना दिया और एक तरह से अपने फैसले को थोपा कि ये हमारे उम्मीदवार होंगे। तो जब आपने संख्या बल के आधार पर कि आपको बहुमत है और आपने अपना पसंद बता दिया, तो यह हमारा कर्तव्य था कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों में जिनकी आस्था है, तो हमने एक मेरिट के आधार पे एक अच्छा उम्मीदवार सामने लाया कि नहीं। जब ये कौन सी आदर्श राजनीति की बात कर रहे हैं? आप दरिया दिल्ली की उम्मीद कर रहे थे बीजेपी से? आप दरिया दिल्ली की उम्मीद कर रहे थे प्रेम बाबू? उनके पास संख्या बल है, आपको मालूम था? नहीं, बीजेपी से तो दरिया दिल्ली की उम्मीद नहीं। मैं आपकी बातों से सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी से तो दरिया दिल्ली की उम्मीद नहीं की जा सकती है, लेकिन ऐसे संकेत दिए थे प्रधानमंत्री या उनके तरफ से कि एक सामंजस्य बनाया जाए, कोई नाम पर विचार किया जाए। उनके राजनाथ सिंह जी आए थे, सोनिया जी से, दूसरे विपक्षी नेताओं से भी उन्होंने मुलाकात की थी। जब आपकी तो सरकार थी, शायद वो कोई चर्चा करना चाहते हैं, लेकर आएंगे, लेकिन चाय पी और बिस्किट खाए और चले गए। आपने 2007 में, 2012 में कौन सी दरिया दिल्ली दिखाई, कौन सी सर्वसम्मति बनाई?
अपना उम्मीदवार बनाया है ना आपने राष्ट्रपति। आपको 2007 और 12 की चर्चा करेंगे तो उससे पहले 2002 में चले जाइए, जब हम विपक्ष में थे। हाँ। हमने कलाम साहब के नाम पर सहमति दिखाई, हमने उन्हें मदद किया, हमने उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं दिया। हाँ। चूंकि हमसे चर्चा किया वाजपेयी जी ने, हमें कॉन्फिडेंस में लिया और एक अच्छा उम्मीदवार दिया तो हमने सपोर्ट किया। लेकिन 2007 और 12 में हमने इन लोगों को, हमें प्रचंड बहुमत था, लेकिन हमने फिर भी इनसे चर्चा की तो इन्होंने उम्मीदवार खड़ा कर दिए उनके खिलाफ। तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सहमति के बजाय सहमति न बने उसकी पॉलिटिक्स की है। इनसे ये पूछना और मैं आज भी मानता हूँ। हाँ बोलिए। वो थोड़ा सा कह रहा हूँ कि भाई राजनीति में चेस बोर्ड तो चलता ही है। आप अपने चीजें चलते हो, अपने अपने ढंग से आप व्याख्या करते हो, है कि नहीं। लेकिन इनसे ये भी तो हो कि इन्होंने भी तो बीबी गिरी जैसे और फखरुद्दीन अली अहमद जैसे राष्ट्रपति दिए। ज्ञानी जैल सिंह जैसे। ज्ञानी जैल सिंह जैसे भी। ज्ञानी जैल सिंह नहीं, ज्ञानी जैल सिंह नहीं, मैं ज्ञानी जैल सिंह का नाम इसलिए ला रहा हूँ, उन्होंने इसलिए कहा कि अगर मुझे झाड़ू लगाने के लिए भी कहीं इंदिरा गांधी तो मैं झाड़ू लगाने को तैयार। राजीव गांधी के समय उन्होंने दूसरे तरह की भी झाड़ू लगाई, पॉकेट भी तो कर दिया पोस्टल बैलेट। बीबी गिरी ने इंदिरा जी के साथ ये काम नहीं किया। फखरुद्दीन अली साहब के आपको मौका मिला चौका लगाने। सुनिए ना, आपके गेम में फंस गई तो कांग्रेस। कांग्रेस की एक सतीश कांग्रेस सतीश जी, मैं आपको बता सतीश जी, कांग्रेस एक सेकेंड देख लेना है प्रेम बाबू। मैं इस पे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ सतीश जी, मैं इस पे कुछ कहना चाह रहा हूँ जी। हाँ, आपको ये याद है कि जैल सिंह जी ने क्या बयान दिया, लेकिन वेंकैया नायडू जी ने जब हाल में बयान दिया था कि मोदी जी इस देश के लिए भगवान के अवतार हैं। हाँ। ये याद नहीं है, जबकि आप सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं। हम तो आपसे निष्पक्ष भाव की उम्मीद करते हैं। तो हम निष्पक्ष ही हैं। आज व्याख्या करने के बजाय ये चीज एक्सेप्ट करना चाहिए कि तो आपने मौके पर चौका आपको जाना होगा। एक मिनट आपकी, आप दोनों की ब्रेक लेना है। दर्शकों को याद दिलाना चाहिए। मैं केवल एक बात कह दूं, हम निष्पक्ष जाऊं। देखिए, कांग्रेस की एक विडंबना है। आज कांग्रेस एक घोर संकट से गुजर रही है। संदीप जी, इनके पास आइडिया, आइडियोलॉजी और आइडियल, ये तीनों चीजों का आज घोर संकट है। मैं अभी बहुत थोड़ी देर पहले ही अभी चर्चा चल रही थी, उसमें एक विचारधारा की बात आ रही थी बार बार कि हमने विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये है। मैं समझता हूं कि आज इनकी कौन सी विचारधारा आज ये थी वो आपने कोऑप्ट कर ली। नहीं, इनकी सारी इसी विचारधारा से ये खुद इतने कंफ्यूज हो चुके हैं। इनके जो आइकन्स थे वो आइकन्स आपने पकड़ लिए। नहीं, देखिए आप लोग आप उनके ऊपर आरोप लगाएंगे और आप ऊपर आरोप में। प्रेमचंद जी को लगा कि मैं निष्पक्ष नहीं हुआ। वही तो मैं कह रहा हूँ, इनकी विडंबना ये हो गई है। आजकल इनके विचारों को, इनके आदर्शों को, इनके आइकन्स को आपने समाहित कर लिया अपनी विचारधारा में। ये बात तो सही है। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ कि ये जो माँ बेटे की जो पार्टी है, कि आपको अगर ज्ञानी जैल सिंह जी सोनिया जी और राहुल जी की, तो आप दर्शकों को बताइए, दर्शकों को आप बताइए ये इसमें वेंकैया नायडू ने क्या कहा था, हम क्या करें। चलिए, और ये आइडियोलॉजी का जो फैलुआ है, जो लोग माँ बेटे की पार्टी से है वो उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, या अमित शाह और नरेंद्र मोदी की सोच और हर जगह कंफ्यूज दिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया के शर्मा साहब, आपने वक्त निकाला। प्रधानमंत्री हुए, जितने भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, लेकिन जितना संबंध में जो जटिलता आ गई थी, या मतलब कहें कि जो एक्रिमनी आ गई थी, वो बाबू राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू जी से ज्यादा उन दोनों के बीच जो मतलब एक्रिमनी थी वो ऐसा किसी में नहीं। चलिए एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। के शर्मा साहब विदा लेंगे। हमारे साथ गौरव भाटिया, एक और चेहरा बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा जारी रहेगी, वोटों की गिनती जारी है। जैसे ही रुझान आते हैं आप तक पहुंचाते रहेंगे, ब्रेक के बाद भी।